अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सितार चौधरी और मेरे साथ मेहमान हैं नहायत सीनियर जर्नलिस्ट शफीक अवान साहब। प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उस ऑर्डिनेंस को मनसूख कर दिया है और साथ जो रिमार्क्स दिए हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये ऑर्डिनेंस जारी रहता है तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में चला जाएगा। ऑर्डिनेंस पर बात करते हैं। जी शफीक अवान साहब बताएं, ये ऑर्डिनेंस जो हुकूमत ने बनाया था, क्या सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये ऑर्डिनेंस ठीक था, ये क्यों बनाया गया था? सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे। देखिए, हर कानून साजी हर ऑर्डिनेंस के पीछे पहले नीयत देखी जाती है, नीयत क्या है। अब उन्होंने तमाम इख्तियारात जो हैं वो डीसी को दे दिए थे कि डीसी फर्ज करें आपके घर का अल्लाह न करे मसला हो तो वहाँ एक बंदा चला जाता है कि मेरा तो उसको वहाँ कब्जा है। अब ये डीसी डिसाइड करेगा कि भाई इस पे क्या आपने ये किसको जाने, किसका से कब्जा, किसको ही मिलेगा। तो ये सारा अपना ना बाजार तो लग रहा है कि भाई जो सालों की 50 साल से मुकदमा चल रहे हैं, दादा नाना पोते तक आ रहे हैं, तो उनका शॉर्टकट की भाई फौरी फैसला हो जाए। लेकिन जब भी आप फौरी फैसला करते हैं, वैसे अपना दिखाते हैं कि भाई इसको तेज़ी दिखाते हैं, तो तेज़ी में हमेशा नुकसान होता है। ठीक है, वो पुराना अगर आप होता तो आप पुराने सिस्टम को ठीक करते हैं कि भाई जो साल 100 साल से मुकदमा चल रहे हैं लेकिन अभी तक वो तारीखें बढ़ रही हैं और ना अपना हकदार को हक नहीं मिल रहा। अगर आपने हकदार को हक देना होता तो फिर उसमें भी ऐसी आसानियाँ पैदा करते, ऐसी आप कोई चीज़ें लेके आते कि इस्लाहत लेके आते कि उसको हक मिलता। आप देखें, इसका नेगेटिव इस्तेमाल ये होगा कि कब्जा ग्रुप पता है आपको पंजाब में लाहौर में कितने तो बासर हैं। अब वो किसी एक उसमें फिर उन्होंने डीसी के पास सारा इख्तियार है। डीसी ने जो कह दिया, डीसी किसके इन्फ्लुएंस में होता है? हमारे सियासतदानों के होता है, एमपीएस एमएनएस के होता है, वज़ीरों के इन्फ्लुएंस में होता है। अब एक बंदा गरीब बंदा जिसका 50 साल से केस चल रहा है, उसका फैसला नहीं हो रहा, एक XYZ बंदा जाता है कहता है ये कि मैं मेरा कब्जा मैं उस पर वो डीसी के पास जाता है। तो डीसी ने तो अप्रोच में फैसला करना है ना, उस बेचारे बंदे जिसका अपना असल प्रॉपर्टी है, असल उसका किराया है, घर है, असल ज़मीन है, उसको तो डीसी तक पहुंचना ही कमाल होगा ना कि उसके ऊपर अपनी जाकर फरियाद करें। अच्छा बार साहब, मुझे ये लग रहा है, मुझे कुछ शक पड़ रहा है कि आप इसके बारे में कह रहे हैं कि यही कहीं ये हुकूमत ने जिस बात में आकर ये नारा लगा दिया कि ये ज़मीनें ऐसे बागजार रही जाएँ और वो तमाम चैनल्स पर करोड़ों रुपए के इश्तिहारात भी ये जारी हुए, कहीं ये बाद में उन्हें ये एहसास तो नहीं हुआ कि ये हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि हमारे अपने लोग बहुत सारे कुछ लोग हैं जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं। मसलन के लाहौर में एक खानदान बहुत मशहूर है जो कब्जे करने में और वो हुकूमत के बहुत करीब है, बहुत ही करीब है, बल्कि हुकूमत में शामिल है। तो वो इन्होंने बाद में इन्हें एहसास हुआ कि हमने ये गलत किया और ये जो मैच हुआ है ये कहीं प्लांटेड तो नहीं हुआ, देखिए अगर ये कहीं फिक्स मैच तो नहीं है। देखिए, अगर एहसास होता, फिक्स मैच होता तो कल असेंबली में जो एमपीएस ने कर दी है अदलिया के साथ और जस्टिस नीलम के साथ जो कुछ कर दी है, नारेबाजी हुई, उनको बुरा भला कहा गया और इक़्तिदार मरीम नवाज ने की कि ये इसका इस जो फैसला है अदालत का, ये कब्जा ग्रुपों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बराबर है। अब देखें, अगर तो आपको गलती होती है और महसूस किया होता है यार नहीं हमसे गलत हो गया, तो कल असेंबली में ये कुछ ना होता। असेंबली में वो कुछ हुआ है, अगर कोई और बार हो तो वो फ़ौरन कंडेम कर लें, कंडेम के ऑर्डर में बुला लें उनको, लेकिन अदलिया के पल्ले कुछ है ही नहीं ना। नहीं, वो जस्टिस नीलम ने जो अपने रिमार्क्स में कहा है कि जाती उमरा भी आधा घंटे में चले जाएगा, और भी किसी की मिसाल दी जा सकती, उसने जाती उमरा का ही क्यों नाम है? क्या नीलम को, चीफ जस्टिस को पता है कि जाती उमरा में जमीन कब्जे की है? देखिए, पता है ताकतवर हमेशा ना जो अदलिया के रिमार्क्स होते हैं वो ताकतवर के खिलाफ होते हैं, वो ताकतवर तरीन को हिट करते हैं ताकि मैसेज बाकी लोगों को भी जाए। उन्होंने ये क्यों कहा कल जाती उमरा भी आपके कब्जे से चला जाएगा? नहीं, जो आपने कानून बनाया बाजार जो सस्पेंड होगी, जिसके खदोखल अब तक सामने आए हैं कि डीसी ने फैसला करना है जनाब मैं जाती उमरा चला गया हूँ, मैं साथ दे रहा हूँ, जो कि नामुमकिन है। मैं कह रहा हूँ ये मेरा है जी, मेरा 50 साल से मेरा कब्जा, मैं हूँ, मेरे पास कागज है, ये हो। अगर डीसी जो इन्फ्लुएंस होकर करता है कि ये मरियम ताला नहीं गए थे जमालदीन है, ये पॉसिबिलिटी है ना, जिससे नीलम ने जो रेफरेंस दिया है ना जाती उमरा को, इस हवाले से दिया है कि अगर आप इस कानून को कंटिन्यू करेंगे तो कल तो ये अनारकी फैल जाएगी और जो कब्जा ग्रुप जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है वो जाएंगे डीसी के पास, अदा तेरा अदा मेरा। अच्छा, ये 2006 में एक स्टोरी शाया हुई थी, मैं उसको आपको बताता हूँ, जो थी जाती उमरा की। मसलन के उसमें था कि 6 देहात से जहाँ से ये जमीन खरीदेगी, कब्जे की खरीदेगी, उसमें थे मानक, अराइयाँ, पाजियाँ, बदोकी, शेरकोट और लखोवाल। ये जो स्टोरी में इतला थी वो 1000 एकड़ थी जो 3 से 5 लाख एकड़ में जगह खरीदी गई जाती उमरा की।
जून 1998 में न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट थी कि उसमें था ये 1800 एकड़ जमीन है और फ्राइडे टाइम के मुताबिक ये 1750 एकड़ जमीन है। और जब ये जमीन खरीदी गई थी लोग खामोशी से, जहर एक आम किसान हो उसकी 4-5 एकड़ जमीन हो तो कोई शरीफ खानदान इतने बड़े खानदान के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन एक आदमी खड़ा तो उसका नाम था दामक भट्टी। उसे जमीन छीन कर मुनव्वर सिद्दीकी को लाट की गई। मुनव्वर सिद्दीकी से बाद में शरीफ खानदान ने जमीन खरीदी। एक इस आदमी का नाम आया था जो कोर्ट में गया था जिसने आवाज उठाई थी, और दूसरा था एक था जान मोहम्मद, उसकी 6 एकड़ अराजी थी जिस पर ये शरीफ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये 504 कनाल जमीन थी जो 20,000 कनाल में खरीदी गई थी। ये एक स्टोरी शाया हुई थी जाती उमराई के लोगों को किस तरीके से जमीन खरीदी गई। आप इस बारे में क्या कह सकते हैं? अब देखें ना, अब अच्छा में जाती उमरा ओरिएंटेड हो गई सारी, वो जो जैसे नीलम ने ये बात की, ये तो सब कुछ इस तरफ चल पड़ा है। तो भाई जाती उमरा कैसे बेशुमार कैसे मलिक रियाज को देख लें, मलिक रियाज को देख लें, उसका दामाद को जो गुजरा अफसोस सोसाइटी है, बाकी देख लें, पिंडी में सोसाइटियाँ देख लें। हर सोसाइटी के पीछे यही है कि अगर 50 लाख की ज़मीन में 2 लाख में खरीद दी धक्का मार के या कोई प्रेशराइज करके, अब तो उस दबके के उस प्रेशर को रिगलाइज उस कानून है जो सस्पेंड उसको रिगलाइज कर दिया गया था कि डीसी ने फैसला करना है कि सदार चौधरी ठीक है कि मैं ठीक हूँ। एक आम आदमी डीसी तक अप्रोच रखता है, वो डीसी पर जाकर इंसाफ दे सके। देखें पहले आपसे ये मैं समझता हूँ, ये कानून जो है ना कब्जा ग्रुपों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, सोसाइटियों की ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पहले मलिक रियाज जाता था एक बंदे के पास 5 ले रहा 10 ले डरा दिया, ये कर दिया। अब जनाब जो कब्जा ग्रुप है वो जाएंगे डीसी के पास, सर ये ज़मीन साड़ी है, ए लो ये सामू दियो। अगर डीसी एक फैसला कर देता है तो फिर ज़ाहिर है वो बेचारे बंदे में मारे गए ना। डीसी आपको पता है हमारे मुल्क में जो कानून है, इन्फ्लुएंस है और रिश्वत है, वो दबाव है, सब दबाव है। रिश्वत के अलावा दबाव और जो असर रसूख है वो इस्तेमाल होता है। तो फिर तो गरीब आदमी तो वैसे बन जाएंगे। जितनी अब हाउसिंग सोसाइटी से ये किसी कानून बनाएंगे क्या हाउसिंग सोसाइटियों को आसानी हो तो आगे वो आसानी से कब्जा कर लें। अब अगर ये कानून नाफिज हो गया, जैसे वो कह रहे हैं कि हम जो कानून साजिश कर देंगे, हम बिल लेंगे, लेजिस्लेशन कर लेंगे, अभी जो ऑर्डिनेंस है ना, तो फिर आम आदमी किधर जाएगा? तो इसको देखें, इनको सोचना चाहिए कि लेकिन जरा जब आप होते हो ना हुकूमत में होते हो तो फिर आप नीचे नहीं देखते, फिर ऊपर ही देखते। नहीं, अगर ये कानून साजी कर लेते हैं क्या कानून साजी को अदालत खत्म नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। माजी में बेशुमार मिसालें हैं माजी और अभी भी जो ना जो मुस्लिम नून को जानते के लोग कह रहे हैं कि ऐसी उन्होंने तब्दील करा दिया। अरे अल्लाह के बंदो, इसके पीछे जस्टिस नीलम नहीं है, इसके पीछे वो लोग हैं जो आपको लेके आए हैं। नहीं, जस्टिस नीलम अकेले कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं? नहीं, ये शुरू में तो ये भी सुना गया था कि जस्टिस नीलम मरियम की फरमाइश पे पड़ी, उनकी जिद थी इसको बनाया। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें जब एक बार जज बन जाता है ना, चले मान आपकी बात मान ले, जब जज बन जाता है ना फिर एक ज़मीर भी होता है ना, फिर एक कानून आइन भी होता है। कल उसने इस माशरे में फिरना भी है ना। पहले मैंने भी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन एक जब जज बन जाता है या जो अपना मनसब पे आ जाता है फिर अपने मनसब के मुताबिक सोचता है। तो ये क्या आपका ख्याल है फिर जैसे नीलम है? भाई ये अलार्म है पंजाब गवर्नमेंट के लिए। भाई ऐसा चलो, और ये मुख्तलिफ इस्लामाबाद में आप जाएँ तो वहीं बातें होती हैं कि जो भाई लोग हैं वो जो कुछ हो रहा है उससे कुछ नहीं है कि एक फंक्शन है उसमें 2 अरब लग रहे हैं, प्रोजेक्ट 10 अरब का तो 1 अरब उसके फंक्शन में नहीं। वो तो ये बात हुई ना जो पिछले दिन यूनिवर्सिटी में जो फंक्शन हुआ था जिसका बड़ा फटा पड़ा, जिसमें वो तहरीक इंसाफ के लोग गए थे, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि ये गद्दारी की है। उस तकरीब में भाई लोगों ने कहा था कि ये पाकिस्तान 2 खानदानों का गुलाम बना हुआ है। उसके बाद ये बड़ी बात चली ना, उन्होंने कहा है, खुद कहा है कि ये पूरा पाकिस्तान 2 खानदानों का गुलाम बना हुआ है। 2 खानदान कौन है? तो आज वो भाई लोग कहाँ खड़े हैं? आप देखें ना, भाई लोग मैं तो कहूँगा ये उनकी गोद में, वो उनकी गोद में बैठे हैं। कल वक्त जब वक्त चेंज होगा ना, हमने 40 साल तो मैं देख रहा हूँ ना, वक्त तब्दील होता है तो चीज़ें ऐसे इधर की उधर की इधर हो जाती हैं। और यही होना है। हमने ना मुल्क का सोचना है, ना आवाम को सोचना है, ना किसी के हक का सोचना है। बस आज जो हम हड़प कर ले वो ये मुशर्रफ कहाँ गया? मुशर्रफ पता है, मुशर्रफ जो है वो मुजरिम मरा है, मुजरिम। हाँ, उसकी मौत मुजरिम के तौर पर है कि उसे फांसी दो। ज़ियाउल हक को देख रहे हैं, उसकी लाश नहीं मिली, कोई पता नहीं अंदर कौन दफन है। तो ये देखें ये चीज़ें, लेकिन हम सोचते नहीं, हम कहते हैं हम आज हैं, हम सदा रहेंगे। चाहे आप जितना मर्जी इस्तेमाल ले लें, जितना मर्जी ले लें, जितनी मर्जी आप अपने को फैसिलिटेट कर लें, लेकिन एक दिन आपने जाना है। उस तरह कोई नहीं सोचता। और ये पर्टिकुलर कानून बता रहा है ना, ये इसलिए हाईलाइट हो गया कि जाती उमरा का नाम लिया। अगर जैसे नीलम बैरियर टाउन या किसी और बेशुमार हजारों सोसाइटी या उसको जनरलाइज कर देती कि सोसाइटियाँ जो है वो, लेकिन उसने नाम लिया है किसका? जाती उमरा का। ये उनके लिए एक मैसेज है, भाई इतना तेज ना चलो कि बंदों को ना जीने का हक ही ले लो।
یہ تو دیکھیں جس کی 6 کنال 6 ایکڑ یا 10 ایکڑ زمین ہے اس سے آپ لے لیں گے وہ کیا شمالیات ہوتی ہے اکٹھی کرتے ہیں زمینیں وہ لے لیں گے تو ڈی سی کا آرڈر ہوگا. ڈی سی کا آرڈر کے پیچھے کون مانے گا بھائی؟ ایک کیا کہتے ہیں سب انسپیکٹر اے ایس آئی کا آرڈر کے اگر لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے وہ تو ڈی سی ہے. یہ ہارون رشید کی خبر تھی، اس نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا تھا کہ جو لاہور کا جو سب سے بڑا قبضہ مافیا گروپ ہے جو نون لیگ کا ہے، کھوکھر برادران ہے، جاتی عمرہ کا سارا خرچہ وہ اٹھاتے ہیں ایک عرصے سے. اس نے کہا تھا کہ میرے سامنے آ کر وہ تردید کرتا ہے. یہ ہارون رشید نے کہا تھا. جب سب سے زیادہ قبضے ہیں ان کے بھی ہیں، ان کا الزام ہے قبضوں کا. اگر جب یہ ڈی سی والا جو یہ آرڈیننس آیا ہے، کیا ان کا پریشر نہیں تھا مریم پر؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ہمارے خلاف دیکھیں یہ چھوٹے پلیئر ہیں، بڑے پلیئر ہیں ملک ریاض ہیں، بڑے پلیئر ہیں اپنا آپ کے جو سوسائٹی والے ہیں پنڈی اسلام آباد بے شمار ہیں. آپ کے میڈیا کے میں نام نہیں لیتا، اب تو سارا میڈیا جتنے میڈیا ہاؤس ہیں بڑے بڑے وہ سوسائٹیاں ان کے ہر کوئی ایک چینل بتا دے سوائے جیو کو جس کی کوئی اپنی پراپرٹی ہاؤسنگ کالونی نہ ہو. تو یہ سب ان کے فائدے کا ہے. ہر یہ میرے آپ کے فائدے کا نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ بھائی اگر کل کو کسی صاحب کسی کالونی کے آنر کو کسی صاحب کو پسند آ رہی ہے 200 کنال جگہ پڑی ہے، اس کے اگر 4 اس کے مالک ہیں وہ کسی کو بندہ اپنا بٹھا دیں گے وہاں جا کے. اس کا اصل حل کیا ہے؟ اصل حال کہ ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. جب تک ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی نہیں صرف نیت سے کام تو نہیں چلتا. نیت سے کام چلے نہیں، نیت سے صرف نیت ہونی چاہیے، لیکن صرف نیت سے کام تو نہیں چلتا. وہ آرڈیننس ہونا چاہیے، کوئی قانون تو ہونا چاہیے. ہم عدالتوں کو کیوں نہیں یہ پابند کرتے کہ وہ فیصلہ 1 ماہ میں دیں یا 2 ماہ میں دیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر سبریاں توڑ دینا یار ہے. پھر سب کوئی عدلیہ کے ذمہ کر دیں. سب کوئی فوج کتنا اچھا کر رہی ہے نا ان کے ذمہ کر دیں. اگر سب کچھ انہوں نے کرنا تو ہمیں سیاستدانوں کو کرنا چاہیے نا. نہیں، سیاستدان ہی قانون بنائیں گے نا. یہ قانون سازی یہ کرے نا کہ یہ عدالتیں ہیں، قانون جو عدالتوں میں 2-2 5-5 6-6 8-8 10-10 سال کیس چلتے ہیں، یہ عدالتوں کو کیوں نہیں پابند کرتے کہ آپ 2 ماہ میں فیصلہ کریں؟ آپ پابند نہیں کر سکتے نا. دیکھو اس میں مقدمے ہوتے ہیں، گواہیاں ہوتی ہیں کافی لمبی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ پرائرٹی کریں. جس طرح آپ نے اوپر عدالت بنا دی ہے نا، اس طرح عوام کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے ان کے جو پرابلم ہے ان کے لیے کوئی ایسی عدالتیں نیچے بنا دیں تاکہ انہیں کے مقدمہ سنے جائیں. نہیں، وہ طریقے صاحب والوں تو آپ دوسرے دن 10-10 سال کی سزا دیتے ہیں، وہاں تو بڑی جلدی ہوتی ہے آپ کو. وہ تو پولیٹیکل ہے نا. میں ایسے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ تو پولیٹیکل ایشو ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے آئینی عدالت بنا دی تو بھائی ہاں لوگوں کو بھی پراپرٹی کی عدالتیں بنا دیں، ان کے باہمی جھگڑوں کی عدالتیں بنا دیں تاکہ کچھ لوگوں کو سہولت دیں نا. آپ سب کچھ بھڑپ کر اور ان عدالتوں کو پابند کریں کہ آپ ان کا 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں، جس طرح دیکھیں نا یہ کھلا کے کیس ہیں، ان کے بارے قانون بنا ہوا ہے کہ 3 ماہ میں آپ وہ کیس کا فیصلہ کریں. وہ ہو رہا ہے نا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر کیس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے نا، ہر کیس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اپنے اس کے طریقہ کار ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے دیکھیں اگر حکومت کا نیت ہو نا، پھر اگر نیت ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ نیت کرنے کہ ہم نے مسئلے حل کرنے ہیں عوام کو تو ہوں گے. اگر نیت نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح قبضہ کر کے آرڈیننس آئیں گے. اس آرڈیننس پہ گورنمنٹ کے حکومت کے کروڑوں روپے خرچ ہو گئے صرف اشتہارات پر. سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے اشتہارات دیے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پر دیے ہیں اور دوسرا الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر. وہ کروڑوں روپے ایسی ضائع ہے قوم کے. دیکھو یہ تو مدد سے اس بار یہ کچھ زیادہ ہو گیا، لیکن یہ ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے. میڈیا کا جب تک پیٹ نہیں بھرے گا تو میڈیا آپ کو پتا آپ بھی تنخواہ لیتے ہیں، اس سے ہم بھی لیتے ہیں، ہماری مجبوری ہے تو وہ میڈیا کا پیٹ بھرتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ہائی لائٹ نہ ہوں. لیکن یہ اتنی پابندی کے باوجود بھی چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی میڈیا زندہ ہے. ابھی چاہے وہ عدالتی آرڈر ہی ہو، لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ نا کوئی ایسا عوام کے لیے بھی کوئی ایسا قانون، ایسی عدالتیں بنا دیں. اوپر تو آپ نے بنا نہیں، پھر میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ آئینی عدالتیں بنا دیں. تو بھائی یار کو لوگوں کے مسائل کے لیے عدالتیں بنا دیں، کوئی پراپرٹی کے بنا دیں، کوئی آپس کے جو تنازعات ہیں ان کے لیے بنا دیں. لوگوں کو سنتے دیں نا بھائی کہ سارا کچھ آپ ہڑپ کر رہے ہیں اور نیچے لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں.